बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 12 जून 2022 है, दिन है जी इतवार का। आज 109वां रोज़ है रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का, और जंग ठीक उस जगह पर आ गई है जहां पर एक महीने पहले थी। और अब अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ कह रहे हैं कि बस हम थक चुके हैं। चाइना की जानिब से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है, वो भी आपके सामने रख दूंगा आज की वीडियो में। उससे कबल रीसेंट अपडेट्स में आपको बता दूं कि डॉनबास रीजन के अंदर, लोहेंस्क और डोनेट्स्क के अंदर अभी तक आप भी थक गए होंगे कि मैं 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गया यही बात रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आगे रशिया की फोर्सेस नहीं गई। सेवरडोनेट्स्क से आगे लड़ाई जा ही नहीं रही, और सेवरडोनेट्स्क के अंदर जो लड़ाई है, मैं आपको अब ये बता दूं कि ये आने वाले 2 हफ्तों भी सेवरडोनेट्स्क की लड़ाई जारी रह सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 1 माह पीछे ज़रा रिवर्स करते हैं इस जंग को। आपको याद होगा अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट, मारियोपोल का जो शहर था यूक्रेन का, उसके अंदर था एक अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट। वहाँ पर जाकर यूक्रेन के फाइटर्स बैठ गए थे, अज़ोव बटालियन के जो ट्रूप्स हैं वो बैठ गए थे, फॉरेन फाइटर्स वहाँ पर जाकर बैठ गए, और उन्होंने कुछ सिविलियंस को भी अपने साथ ले लिया था यूक्रेन के। और वहाँ पर फिर कितनी लंबी लड़ाई चली, हथियार डाल दो, बाहर आ जाओ, वगैरह वगैरह, सील कर दो, इस तरह की बातें चलने लगी थी। एग्जैक्ट सेम सिचुएशन अब लोहेंस्क रीजन के अंदर सामने आई है, जहां पर वहां था अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट, यहां पर है अज़ोट केमिकल स्टील वर्क्स। ये भी एक फैक्ट्री है, एक मिल है, जिसके अंदर जाकर कहा जा रहा है कि 800 सिविलियंस वहां पर मौजूद हैं और 300 से 400 यूक्रेनियन ट्रूप्स वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने अकॉर्डिंग टू लोहेंस्क रीजन्स ऑफिशियल्स उन्होंने उन सिविलियंस को ढाल बना लिया और वो अंदर बैठ गए हैं इस स्टील वर्क्स के। अज़ोट स्टील वर्क्स जो है उसके अंदर ये जाकर बैठ गए, और एग्जैक्ट सेम वही सिचुएशन सामने आने लगी है कि रशिया की जानिब से कहा जा रहा है कि हम हमला नहीं कर सकते, सिविलियंस को इवैक्यूएट करेंगे। सिविलियंस की इवैक्यूएशन का अमल शुरू हो गया है, कहीं से कहा जा रहा है शुरू नहीं होने दिया जा रहा है, यूक्रेनी ट्रूप्स ने ढाल बनाया हुआ है। तो दोबारा से वही बहस, एग्जैक्ट सेम डिफरेंट नाम और शहर के साथ वही बहस दोबारा से चल पड़ी है। और अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के बाद अब अज़ोट केमिकल स्टील वर्क्स जो है वहाँ पर उसी तरह की सूरत हाल बन गया, और रशिया के जो ऑपरेशन है वो बहुत स्लो है। रशिया की गेंद सामने आ रही हैं, और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि यूक्रेन का जो असलहा है, गोला बारूद है, वो ख़त्म हो चुका है। और जो ऐलानात किए गए थे अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक की जानिब से, जर्मनी की जानिब से कि हम फ़लाने आपको वेपन्स देंगे, तो वो अभी तक यूक्रेन को मौसूल नहीं हुए। जर्मनी ने तारीख दी है 22 जून। 22 जून को जर्मनी ने कहा कि जनाब स्पेशल डेट है, तो हम 22 जून को आपको ये असलहा जिसका हमने ऐलान किया वो प्रोवाइड कर देंगे। और अब यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं उनके पास असलहा, गोला बारूद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब इस तरह के हरबे यूक्रेन की फोर्सेस इख्तियार किए हुए हैं कि मिल के अंदर 800 सिविलियंस को लेकर वो बैठ गए कि जब तक असलहा नहीं आता जर्मनी, अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक की जानिब से, तो यहीं पर हम इन सिविलियंस को ढाल बनाकर बैठे रहते हैं। इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये बात की, यूरोपियन यूनियन की जो चीफ हैं वो गई थी कीव, यूक्रेन के दारुल हुकूमत, उन्होंने मुलाकात की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम जो गोला बारूद है, असलहा है, वो ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग, मैं तर्जन मरतबा कह चुका हूँ कि असलहा होता तो फिर डॉनबास की लड़ाई हम जीत भी सकते थे। लेकिन यूरोपियन यूनियन की चीफ ने बात की, जो कैंडिडेट स्टेटस दिया जा रहा है यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन के अंदर, उसको लेकर चपकलिस चल पड़ी है। तो उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, मैं तो ये बात करने आई हूँ एक्चुअली, जो आपको कैंडिडेट स्टेटस दिया जाना है उस पर मैं आपको बताऊंगी, कुछ आपकी सुनूंगी। उन्होंने कैंडिडेट स्टेटस पर बात की, और जो गोला बारूद असलहे के उस पर इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट जो खबरें हैं वो सामने नहीं आई। जो यूक्रेन के सदर और यूरोपियन यूनियन के चीफ की मुलाकात हुई, उसमें से खबर यही बाहर आई कि जो यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट स्टेटस दिया जाना है यूक्रेन को, उस पर बात हुई यूरोपियन यूनियन की चीफ के साथ। और इसकी वजह क्या है? असलहे, गोले बारूद पर इतने ज़्यादा नखरे क्यों सामने आ रहे हैं? अभी आज की खबर है चंद घंटों कबल की कि रशिया की जानिब से जो गोले बारूद के तहाइफ हैं, असलहे के तहाइफ हैं, वो बहुत बड़ा एक अंबार, एक बहुत बड़ा अड्डा जो है वो तबाह किया। रशिया ने एक मिसाइल फायर करके सक्सेसफुली उस असलहे, गोले बारूद के तहाइफ को रशिया ने, मॉस्को ने ख़त्म कर दिया। तो एक वजह तो ये भी है कि जो असलहे, गोले बारूद के तहाइफ भेजे जा रहे हैं नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से, अमेरिका, बरतानिया की जानिब से, वो मैदान जंग में पहुंचने से पहले ही फारिग हो जाते हैं। रशिया उनको निशाना बना देता है। फिर जो 10,000 सैंक्शंस हैं, जो असलहे, गोले बारूद के तहाइफ हैं, वो तो ख़त्म हो गए यूक्रेन के पास, और रशिया मॉस्को के ऑपरेशन पर
कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो स्लोली आगे की जाने बढ़ रहे हैं। स्लोली क्यों? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को पता है कि मैं इस वक्त जो है डोमिनेंट पोजीशन में हूँ, ये मुझ पर सैंक्शंस आयद करके खुद फंस गए, अब इनकी इकोनॉमी भी क्लैप्स कर रही है, इनकी हालत भी टाइट हुई है, और वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब बातचीत की टेबल पर बैठे और अपनी टेरिटरी भी उन्हें देनी पड़े तो दे दें, लेकिन ये जंग खत्म हो जाए। लेकिन व्लादिमीर पुतिन अब उनके पास स्टीयरिंग है, तो अब वो इस जंग को लंबा खींचने के चक्कर में व्लादिमीर पुतिन का ऑपरेशन चलता रहेगा, इसी स्पीड से चलता रहेगा, इसी तरह से स्लोली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इवन के अमेरिका, बरतानिया भी डैमेज होते रहेंगे। रशिया की वर्थ पता लगी है इन ममालिक को, और व्लादिमीर पुतिन को भी अपनी वर्थ समझ आ गई। उनकी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत अच्छी थी, रूबल वाली पॉलिसी बहुत अच्छी थी, फिर उन्होंने सस्ता तेल, सस्ती गंदम, ये चीज़ें ऑफर की डिफरेंट ममालिक को, और उनकी जो इकोनॉमी है, उनका जो रूबल है वो स्ट्रांग हो रहा है। इसी वजह से ये जंग जो है वो स्लोली लेकर चलेगा, रशिया इसे ख़त्म भी नहीं करेगा। व्लादिमीर पुतिन ख़त्म कर सकते हैं, 1-2 दिन के अंदर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन को पता है कि जितने दिन ये जंग चली उतना ज़्यादा डैमेज होंगे वेस्टर्न कंट्रीज़, नेटो ममालिक, तो इसलिए व्लादिमीर पुतिन इस जंग को ख़त्म भी नहीं करेंगे, यानी कि बातचीत की टेबल पर भी नहीं आएंगे, और ऑपरेशन अपना तेज़ी आगे ले जाकर भी नहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक की जो हालत है वो आपने देख लिया, 109वें रोज़ वो अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की दुहाइयों का जवाब देना भी पसंद नहीं करे। यूरोपियन यूनियन के जो चीफ हैं वो जल्दी अपनी मुलाकात ख़त्म करके निकल पड़ी, और वो वापस नहीं गई, वो गई हैं इज़राइल में वो मुलाकात करेंगी, नफ्ताली बेनेट से भी मुलाकात करेंगी वो, और जो उनके सदर हैं इसाक, उनसे भी मुलाकात करेंगी, याईर लपीड फॉरेन मिनिस्टर जो हैं इज़राइल के, उनसे भी मुलाकात करेंगी। मकसद क्या है, उनका फोकस क्या है, यूरोपियन यूनियन का, नेटो के चीफ का, अमेरिका के सदर का आजकल फोकस क्या है? फोकस यूक्रेन से हट चुका है। खबरें देख लें आप, ये खबर, ये तज्ज़िये तबसरे सामने आ रहे हैं कि बस हो गई है इन ममालिक की, और इनका फोकस अब ये है कि हमारी जो इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, हमें जो तेल गैस के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमें जो इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन्हें कैसे टैकल किया जाए। तो यूरोपियन यूनियन की चीफ कहीं इज़राइल के साथ एक डील की है यूरोपियन यूनियन ने कि इज़राइल की गैस यूरोप को मिलेगी, और हमारी जो डिपेंडेंसी है रशिया पर वो ख़त्म हो जाएगी, और इज़राइल की गैस मिलेगी इजिप्ट के रास्ते से, मिस्र के रास्ते से। तुर्की भी कोशिशें कर रहा है कि अज़रबैजान की गैस, इज़राइल की गैस मेरे रास्ते से मिल जाए यूरोपियन कंट्रीज़ को, और मैं मसीहा बनकर सामने आ जाऊं। तो एक तरफ तुर्की कोशिशें कर रहा है, दूसरी जानिब यूरोपियन यूनियन की चीफ इज़राइल गई। फिर जो बाइडन भी आने वाले दिनों में उनका सऊदी अरब का दौरा मतवक्के है, जहां पर ये तेल गैस से मुतल्लिक भी बात होगी, इब्राहिम अकॉर्ड से मुतल्लिक भी बात करेंगे। वो अमेरिका के सदर जो बाइडन इस नहज तक आ चुके हैं कि अब वो सऊदी अरब का दौरा करने के लिए भी बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। कुछ चीज़ें तय होनी हैं जिसके बाद जो बाइडन का सऊदी अरब का दौरा हो जाएगा, यानी कि फोकस जो है अब अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ का चला गया अपनी इकोनॉमी को संभालने पर, और यूक्रेन रह गया अकेला, गोला बारूद उनका हो चुका है ख़त्म। अब चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने जो शंग्रीला डायलॉग है वहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, तो वहाँ पर उनसे सवाल पूछा गया रशिया और यूक्रेन की जंग से मुतल्लिक और चीन के स्टांस से मुतल्लिक, तो उन्होंने इतनी खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा आपको मालूम है कि जंग किसने शुरू करवाई, आपको मालूम है कि इस जंग में फ्यूल कौन ऐड कर रहा है, आपको मालूम है कि चाइना जो गोला बारूद भर भर के यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को, उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आपको मालूम है कि चाइना अमेरिका की बेजा सैंक्शंस के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और आपको मालूम है कि चाइना जो है वो बातचीत के ज़रिए इस मामले का हल चाहता था स्टार्ट से, और वो अमेरिका को रोक रहा था कि इस तरह की सैंक्शन, इस तरह के जो फ्यूल ऐड करने की कोशिशें वो ना करें इस जंग में। और उन्होंने ये भी कहा, चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा कि अब आप देख रहे हैं कि कौन वीक है, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। रशिया का उन्होंने क्लियर कट आंसर दिया शंग्रीला डायलॉग के दौरान कि रशिया जो है वो पावरफुल हो चुका है, रशिया जीत रहा है, रशिया ग्रो कर रहा है, और ये लोग वीक हो रहे हैं। रशिया जो है उसका तेल गैस गंदम खरीदने के लिए श्रीलंका भी आगे आ गया, श्रीलंका ने ये कहा, और रशिया अभी तक अपनी गैस यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग यूक्रेन वो दे रहा है, और श्रीलंका ने अब ये कहा, श्रीलंका ने कहा कि हम बिल्कुल रशिया का ऑयल खरीदने के लिए तैयार हैं। श्रीलंका ने कहा कि हमें रशिया ने ऑफ़र किया है, तेल भी, गंदम भी ऑफ़र किया है। श्रीलंका ने कहा कि हम बिल्कुल लेंगे, अगर गल्फ़ कंट्रीज से हमारी अच्छी डील नहीं होती तो हम रशिया से लेंगे। रशिया ने तो पाकिस्तान को भी ऑफ़र की थी, रशिया के ऑफिशियल ने खुद बताया कराची में गुफ्तगू करते हुए। अब ये मैंने बात की ना पिछली वीडियो में, तो हमारा मसला ये है
कमेंट्स आए नीचे, बहुत सारे कमेंट्स आए कि इमरान खान लिफाफा, पालतू, फलाना, ये वो। अब मसला ये है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से, चाहे वो अवाम हो, सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, यहाँ पर दो ग्रुप्स बन चुके हैं, पीटीआई ग्रुप, पीडीएम ग्रुप, एक पाकिस्तान ग्रुप भी है। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान ग्रुप का मौक़िफ़ क्या है। पाकिस्तान ग्रुप का मौक़िफ़ ये, जब मैं मोटरवे पे चढ़ता हूँ ना गाड़ी लेके, तो मैं कहता हूँ यार मज़ेदार काम किया है जिसने भी किया, नवाज़ शरीफ ने किया या इमरान खान ने किया या आसिफ जरदारी ने किया, पाकिस्तान के लिए किया ना, बहुत अच्छा है। तो इसमें इतना शर्म की और डरने की क्या बात है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। आप में से भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छी है मोटरवे और बहुत सहूलत है पाकिस्तान के अवाम को, लेकिन जब आप किसी महफिल में बैठते हैं तो वहाँ पर आप पॉलिटिकल एफिलिएशन के हिसाब से बात करते हैं कि मोटरवे खानी है, मेट्रो खानी है, पुल खाएंगे, रोटी तो है नहीं मुल्क में। ये किस किस्म का लॉजिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही ज़रूरी है मुल्क के लिए जितना रोज़गार ज़रूरी है, जितना रोटी ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक मुल्क की तरक्की के लिए। मैं अमेरिका में सफ़र कर रहा था, एक दोस्त था अमेरिकन, स्कॉट, हम जा रहे थे शिकागो, तो उसने मुझे रोड पे आते ही कहा कि इट्स अमेरिकन हाईवे। मैंने कहा इट्स नॉट बेटर देन आवर मोटरवे, ये हमारी मोटरवे से अच्छी नहीं है। अगर मैं वहाँ पर किसी पार्टी का, किसी जमात का रिप्रेजेंटेटिव होता या सपोर्टर होता और एक जमात को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता, तो मैं पाकिस्तान का इमेज डाउन कर देता और उसे ये कहता कि हमारे भी है सड़कें लेकिन रोटी नहीं है हमारे। तो ये पाकिस्तान की बेइज्जती, आप एक सियासी जंग के चक्कर में दो ग्रुप्स बना के पाकिस्तान की बेइज्जती करना है, ठीक नहीं है। तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, अब मैं अभी रिसेंट बात बताऊँ आपको, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो गए तुर्की, तो एक ट्वीट की किसी तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने कि इससे कारोबार ना करना, ये चोर है। वेरी बैड, बिल्कुल गलत बात। ये क्या बात हुई कि आप आपस की सियासी लड़ाई में आप पाकिस्तान का नुकसान करे जा रहे हैं। इसी तरह अयाज सादिक ने एक स्टेटमेंट दी थी, जो वो अभिनंदन था उसके हवाले से, क्या स्टेटमेंट दी थी, बहुत शेम ऑन यू, ये कोई स्टेटमेंट है? आप एक दूसरे से लड़ाई के चक्कर में पाकिस्तान का इमेज डाउन कर देते हैं। इसी तरह जो पाकिस्तानी हैं, आप महफिलों में बैठना मुश्किल हो गया, वहाँ धक्के मुक्के चल पड़ते हैं। इतनी एक असूल होते हैं, लड़ाई के भी कुछ असूल हैं, खेल के भी कुछ असूल हैं, क्रिकेट के भी कुछ असूल हैं, इसी तरह सियासत के भी कुछ असूल हैं। यूँ तो नहीं आपने खेलना कि आप पाकिस्तानियों को दो धड़ों में तकसीम कर देंगे, बिल्कुल ये गलत बात। अब डिफेंड कर रहे हो सोशल मीडिया पर बैठकर, मेन स्ट्रीम मीडिया, जियो देख लेंगे तो वहाँ पर एक हल्के की बात हो रही होगी, ARY देख लेंगे आप, एक हल्के की बात हो रही होगी। पाकिस्तान की बात कहाँ पे हो रही है? पाकिस्तान की बात तो कहीं नहीं हो रही। यानी कि इमरान खान ने, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से जो बात की थी, मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर देखा कि उस बात को डिफेंड किया जा रहा था, मुख्तलिफ पुरानी वीडियोज़ निकाल के कि आपने ये बात की थी, आपने ये की थी, अब अगर इमरान खान ने ये बात कर दी तो क्या हो गया? क्या हो गया? हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जत कुछ भी नहीं है। पॉलिटिकल एफिलिएशन का क्या मतलब है? कोई भी, इमरान खान हो, बिलावल भुट्टो हो, शहबाज शरीफ हो, किसी को भी नहीं, किसी को राइट नहीं है कि वो किसी के घरों तक पहुंच जाए अपनी सियासी जंग को लेकर। सियासी जंग है, असूलों से लड़ें, बाहर लड़ें, कुछ असूल हैं सियासी जंग के। इसी तरह इमरान खान का जो दौर था, 3-3.5 साल का जो दौर था, मैं आपको, अब कुछ व्यूअर्स मुझे कहते भी हैं कि पाकिस्तान की सियासत पर बात किया करें, तो अब मैं मूड में आ गया हूं तो थोड़ा सा सुन ले वीडियो, मुझे लग रहा है तवील हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 3-3.5 साल का जो दौर था इमरान खान का, क्या था? नॉट इम्प्रेसिव, नहीं था इम्प्रेसिव। आप जितना मर्जी कहते रहें कि कोरोना आ गया था, या पिछली हुकूमत, गुज़िश्ता हुकूमत, मौजूदा हुकूमत क्या कह रही है, गुज़िश्ता हुकूमत, हम तो यूँ मर जाएंगे और आप गुज़िश्ता हुकूमत को ब्लेम करते रहेंगे कि गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से ये हो गया और गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से वो हो गया। इमरान खान, मैं आपको बताऊं कि कोरोना बिल्कुल जेन्युइन बात है, कोरोना ने बहुत सारे ममालिक की इकॉनमी जो है वो डाउन हो गई थी कोरोना की वजह से। इसी तरह पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा कोरोना की वजह से और स्मार्ट लॉकडाउन, ये वो बहुत अच्छी पॉलिसीज़ थी इमरान खान की। और दूसरा जो है, जो गुज़िश्ता हुकूमत की वो बात करते हैं, नहीं, सही बात नहीं है। आपकी जो 20-22 साल की पॉलिटिकल स्ट्रगल थी जिसका आप जिक्र करते हैं, आपने उसमें तैयारी नहीं की थी। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो ऑनलाइन शॉपिंग आपने कभी की होगी, ऑनलाइन शॉपिंग जब आप करें तो जो आपको दिखाते हैं डब्बा, वो जब रिसीव होता है तो वो नहीं होता। तो बात यह है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस भी, बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरी एक्सपेक्टेशंस भी इमरान खान से वही थी कि डब्बा जो दिखाया है ना वही मुझे मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला जो डब्बा मैंने देखा था ऑनलाइन शॉपिंग के
दौरान, तो ये एक फैक्ट है कि थोड़ी सी कमी जो है कोरोना और गुज़िश्ता हुकूमत पे ब्लेम डालने से छोड़कर कुछ कमियां जो हैं वो इमरान खान में भी थी, तहरीक इंसाफ में भी थी, उनकी टीम में भी थी, जो कि खुद इमरान खान भी एडमिट करते थे। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी इमरान खान को क्यों ज़्यादा सपोर्टर क्यों हैं, इतने बड़े बड़े जलसे क्यों हैं, इमरान खान की बात पर बाहर क्यों आते हैं। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ आपसे, क्यों, क्या ऐसा इम्प्रेसिव था इमरान खान में, उनका दौर 3-3.5 साल का इतना इम्प्रेसिव तो नहीं था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, इतना इम्प्रेसिव नहीं था। अब भी है, अब बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा पेट्रोल महंगा है, तो लॉजिकली सोचें ना, अमेरिका में महंगाई रिकॉर्ड तोड़गी, बरतानिया में तोड़गी, दुनिया की पूरी हालत, आलमी मंडी में तेल की कीमतें, काफ़ी चीज़ें होती हैं। ये एक दूसरे पे ब्लेम नहीं डाला करते कि आप इस सिचुएशन को आप कंपेयर करने लग जाएं इमरान खान की सिचुएशन से, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा गलत है। अब इमरान खान को अभी भी फिर लोग मोहब्बत क्यों करने लगे, क्यों, इमरान खान में ऐसा क्या इंप्रेसिव था। इमरान खान जब इंटरनेशनल दौरों पे गए, इंटरनेशनल फोरम्स से उन्होंने गुफ्तगू की, जब उन्होंने तकारीर की यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर, जब वो CNN, BBC, स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते थे, जब उनकी ट्रंप से मुलाकात हुई, जब अफ़गानिस्तान का मामला आया और उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, जब उन्होंने बहुत सारी अमरीकी कॉल्स लेने से इनकार करते हुए ये कहा कि जो बाइडन को कहो कि वो मेरे से बात करेगा, ये ग्रेस है। एक मुसलमान लीडर को ये ग्रेस सूट करती है। और ये जो एब्सोल्युटली नॉट और इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं कि इमरान खान ने, ये इम्प्रेसिव थी। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी फ़ख्र करता था कि जब इमरान खान किसी इंटरनेशनल फोरम पर रिप्रेजेंट करते थे पाकिस्तान को, तो मैं एक पाकिस्तानी, एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी, मुझे फ़ख्र महसूस होता था। इस वजह से नहीं कि मैं PTI या PDM का सपोर्टर हूँ, इस वजह से कि मैं पाकिस्तान को प्रॉस्पर देखना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहता हूँ। तो मुझे फ़ख्र होता था कि क्या बात की इमरान खान ने, बहुत अच्छी, UN का प्लेटफॉर्म हो, ट्रंप से मुलाकात हो, जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, OIC की यहाँ पर जो मीटिंग्स हुई, इमरान खान का जो स्टांस था, जो मौक़िफ़ था, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी को लेकर, जो कि इमरान खान का अफ़गानिस्तान के मामले पर खुलकर सामने आया था, जब उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उस तरह की चीज़ इम्प्रेसिव थी इमरान खान में। इस वजह से पाकिस्तान के अवाम को मैंने खुद सुना कहते हुए कि हमें महंगाई बर्दाश्त है, हमें ये सारे चीज़ें जो हैं, मसाइल, मुश्किलात बर्दाश्त हैं, लेकिन इमरान खान जो है, हम समझते हैं कि इमरान खान हमें इन मुश्किलात से निकाल देगा, सिक्सर मारेगा वो। और वो सिक्सर मारने लगा था। वो 24 फरवरी को मॉस्को में उतरा था और उसने ये बताया कि दौरा जो है पहले से स्केजुअल था। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ अमेरिका को। उन्होंने कहा मैं किसी का भी दुश्मन नहीं हूँ, मैं अमेरिका का भी दोस्त हूँ, मैं रूस का भी दोस्त हूँ, मैं चाइना का भी दोस्त हूँ, मैं हर उस मुल्क का दोस्त हूँ जो पाकिस्तान के मफाद में है, जिससे पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो उन्होंने, लेकिन उनकी डेयरिंग और दबंग बात क्या थी जो मुझे बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे इंप्रेसिव लगी, कि उन्होंने अपना वो विजिट कैंसिल नहीं किया। उन्होंने कहा क्यों कैंसिल करें, हम तुम्हारे गुलाम हैं। बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने, कि हमें कायदे आज़म ने जो एक अलहदा मुल्क बनाया था वो इसलिए बनाया था कि हम तुम्हारे से डिक्टेशन लेंगे और उसके बाद फैसले करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान की बात बिल्कुल ठीक थी, वो दौरा बिल्कुल ठीक था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, कॉन्स्पायरेसी थी या जो भी था, उस बहस में मैं नहीं जाता। आप लॉजिकली सोचा करें, पाकिस्तानी ग्रुप की हैसियत से सोचा करें कि आज अगर वो फैसला होने के बाद, वो दौरा होने के बाद सिचुएशन वैसी ही रहती तो पाकिस्तान कहाँ पर जाता। एक और मैं आपको चीज़ बता दूं, शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मैं एक क्लिप सुन रहा था, तुर्की के हवाले से वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं तुर्की गया और मैंने उन्हें ये नहीं कहा अपने भाइयों को, मैंने उन्हें ये नहीं कहा कि मैं मांगने आया हूँ, मैंने कहा हम मजबूर हैं, हम मजबूर हैं। तो ये मांगना है ना, और आप किससे कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं, दुहाई किसके आगे डाल रहे हैं? तुर्की जो कि रशिया से गंदुम ले रहा है, तुर्की जो कि एक नेटो मुल्क है, वो अमेरिका से नहीं डर रहा। नेटो का क्या स्टांस है रशिया के हवाले से इस जंग के दौरान? तो तुर्की, उर्दवान नहीं डर रहा। आप उस उर्दवान के पास जाके कह रहे हैं कि मैं मांगने नहीं आया, मजबूर हैं हम। तो वो उर्दवान भी सोचता होगा कि तुम्हारी क्या मजबूरी है, वही ऑफ़र जो रशिया ने मुझे की वो तुम्हें भी कर रहा था, तो तुम छुपते छुपाते बाइडन से मेरे पास आकर वही बात मेरे थ्रू क्यों मांग रहे हो? वो इमदाद तुम डायरेक्ट भी ले सकते हो। तो बात ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आप भी पाकिस्तानी बन के सोचें, आपको समझ आएगी कि यार ये ठीक है, ये गलत है। जो जिसका ठीक है वो उसका ठीक है, जो जिसका गलत है वो उसका गलत है। इस वक्त पाकिस्तान में जो गिवन ऑप्शंस हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ,
इमरान खान वे बेटर है सारों से। मैं बीइंग पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, आप खुद सोच लेंगे ये क्या बात हुई कि आप ऐसे लीडर्स जो कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, वो अच्छे लगेंगे एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी को, या वो अच्छा लगेगा जो कहता है आई एम नॉट योर सर्वेंट। तो ये बातें जो हैं ये सोचने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान में दो ग्रुप्स नहीं हैं, पाकिस्तानियों को दो ग्रुप्स में डिवाइड ना करें, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो भी हैं, पीडीएम है, पीटीआई है, अपने जो पॉलिटिकल रूल्स हैं, जो गेम के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से खेलें। वरना पाकिस्तान को आप दो धड़ों में डिवाइड कर देंगे, बैठना मुश्किल, बोलना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। या आप पीटीआई के लिए बोलें या पीडीएम के लिए बोलें, पाकिस्तान के लिए नहीं बोलना आपने। इनके लिफाफे बन जाओ या उनके लिफाफे बन जाओ, इनके पालतू हो उनके पालतू, ये कोई गुफ्तगू नहीं होती। एक महज़िब माशरे इस तरह तरक्की नहीं करते। खैर, कौम बनना सीखें, थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीखें, एक दूसरे की तारीफ़ को, एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करना सीखें। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी और मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया। खैर, नज़र रखेंगे रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।